ठीक है, देखो इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे का रीज़न क्या है, हमें बायो में टेक्नोलॉजी लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। हाँ, बायोटेक नाम ही है, बायो का मतलब हो गया भैया लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, बायो का मतलब क्या है, किसी भी जीवित वस्तु के लिए हमें पढ़ना है। बायो का कोई रिलेशन, मतलब कोई भी नॉन लिविंग चीज़ों से बायो का रिलेशन नहीं है। बायो का पूरा रिलेशन किसके लिए, लिविंग बीइंग के लिए। अब बात आती है कि इसमें टेक्नोलॉजी की क्या ज़रूरत है, मतलब हम लोगों की लाइफ में बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है। डिजीजेस को क्योर करने के लिए, एक बच्चे ने बोला। चलो, तो कैसे हम किसी बीमारी को टेक्नोलॉजी की मदद से क्योर करेंगे। क्या 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 क्या, खेती के लिए भी है। हाँ, गुड, खेती के लिए कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव थेरेपी, बहुत अच्छा शब्द बोला है, बहुत बड़ी बात बोली है। कहाँ पे यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव थेरेपी। इट्स नॉट रेडियो एक्टिव थेरेपी, एक्चुअली इट इज़ अ रेडियो थेरेपी, ठीक है। रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ रेडियो एक्टिव शब्द से मतलब नहीं है, कोई भी मटेरियल जो रेडियो एक्टिव है वो रेडिएशन एमिट करता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया क्या, रेडियो थेरेपी। रेडियो बजा के थेरेपी नहीं देते, रेडियो पता है पुराने टाइम पे, हाँ, उससे थेरेपी नहीं होती है। इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा मटेरियल होता है जैसे टंगस्टन, या मान लो कि कोई ऐसा जो है रेडियोएक्टिव मटेरियल, वो एनर्जी या वेव निकालता है, रेडिएशन निकालता है। और आपको पता है कि आग का क्या काम होता है, जलाना। तो रेडिएशन का क्या काम है, रेडिएशन वो देखा है तुम लोगों ने आजकल सुना होगा कि भैया जो है लेज़र, लेज़र सुना है, लेज़र शब्द। अब लेज़र बीम होती है, लेज़र बीम का मतलब क्या होता है कि ऐसी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट जो सिर्फ एक पॉइंट पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ एक्स्ट्रा गर्मी हो गई और वो चीज़ें जल गई। तो रेडिएशन थेरेपी क्या करती है कि रेडिएशन निकलती है, ठीक है, C20 C60 करके मटेरियल्स होते हैं, और वो रेडिएशन जा करके सीधे जो हमारी टारगेट सेल होती है उसको हिट करती है। किसको हिट करती है, टारगेट सेल को। तो टारगेट सेल क्या करेगी, मर जाएगी या जल जाएगी। तो जब कोई कैंसरस सेल है जो जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते और जो ग्रो करती जा रही करती रही जा रही है, तो उसको बार बार काटने से अच्छा है क्या करो, जला दो। क्या करो, तो इससे क्या है, इससे फायदा क्या है, कहीं जलाएंगे तो क्या फिर कुछ दिन बाद नीचे वाली सेल तो रहेगी, फिर बन जाएगी, जरूर बन जाएगी, लेकिन आपको बार बार सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, बार बार फ्लैप खोल करके कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपने सीधे सीधे थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा फ्लैप रेज किया, थोड़ा सा टिश्यू खोला और वहीं से जो है सारा काम आप मशीनरी की मदद से कर सकते हैं। आपको बड़ी सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी, जिसमें जान का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जितनी बड़ी सर्जरी उतना बड़ा जान का रिस्क, तो हमें रिस्क से बचाना। चलो, ये तो छोटी छोटी सी बात है। अब आते हैं अपने काम की बेहतरीन बातें, मतलब एक दो बात बोले हो, मैं तो बहुत बातें कर सकता हूँ, जैसे फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन। मेडिसिन बहुत बहुत आपने सुना होगा कि घोड़ों का इस्तेमाल करके वैक्सीन बना डाला, सुअर, पिग से इंसुलिन निकाल के लोगों को लगाते थे। अब भाई तुम्हारा जो है पैनक्रियाज खराब हो गया, अब तुम्हारा जो है ग्लूकोज डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अब तुम डायबिटीज के मरीज। तो अब तुम कैसे जो है, एक सेकंड रुकिए, अब बात आती है कि तुम कैसे जिंदा रहोगे, क्योंकि हमारे दिमाग कौन सी कार्बोहाइड्रेट खाता है। अच्छा, दिमाग की बात जब हम करते हैं तो दिमाग या हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ एक ही एनर्जी सोर्स लेता है, बाकी नहीं लेता, और उसमें भी एक ही फॉर्म की। मतलब दिमाग को अगर तुम ग्लूकोज की जगह फ्रक्टोज दे दोगे तो नहीं खाएगा। जैसे जैसे मान लो तुमको गुलाब जामुन पसंद है और मैंने तुम्हें लड्डू दे दिया, दोनों ही स्वीट है, तो तुम खाओगे, नहीं खाओगे। मैंने गुलाब जामुन लाओगे तो ही खाएंगे, वरना मैं नहीं खाऊंगा। इसी तरीके से हमारा दिमाग है, बॉडी के और ऑर्गन तो किसी भी तरीके का फूड सोर्स या न्यूट्रिशन सोर्स इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। हाँ, और ग्लूकोज को, जैसे एक बात समझो, जैसे मान लो यहाँ पर आप बैठे और यहाँ पर खाने के कुछ पैकेट रखे हुए हैं, खाना भी यहीं रखा है, आप भी यहीं पर हो और खाना अच्छा खासा रखा है,
लेकिन आपको यहाँ से मैम ने या मैंने अलाउ नहीं किया है कि आप ये खाना इस्तेमाल करो, राइट? तो तुमको भूख लगी है, खाना तुम खा नहीं सकते, देख सकते हो लेकिन खा नहीं सकते, तो तुम कैसे, मतलब तुम्हारी जिंदगी में दिक्कत पड़ेगी कि नहीं? मतलब तुम धीरे धीरे भूख के मारे तड़पते रहोगे, और ऐसा हो सकता है कि जान चली जाए, ऐसा हो सकता है जान चली जाए भूख के मारे, और खाना सामने रखा है। तो यही सेम चीज होती थी ह्यूमंस के साथ। हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ग्लूकोज को डाइजेस्ट नहीं करती है, करती थी। जो डायबिटीज के मरीज होते हैं उनको हमेशा भूख लगती है, दे ऑलवेज क्रेविंग, अरे कितना भी खाओ कुछ जैसे लगता है पेट खाली है, मन ही नहीं हो रहा, थकान बहुत ज़्यादा है, बॉडी एकदम लूज हो गई है, अब वो बीमार भी हो जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, ऐसा क्या हो रहा है डायबिटीज़ में कि ठीक ही नहीं, मतलब भूख ही नहीं मर रही है? रीज़न है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा आप खाते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या शुगर। क्या खाते हैं? शुगर। शुगर दिमाग में बस एक सब डालो, शुगर खाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब सीन ये हो रहा है, खाने को डाइजेस्ट कौन करता है? तो कहेंगे सर स्टमक करता है, पेट, पैनक्रियाज करता है, लिवर करता है, और छोटी आंत दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना? यहीं तक खाना डाइजेस्ट होता है, उसके बाद तो एब्जॉर्ब होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा होता है? कौन सा? ड्यूडेनम। क्या क्या होता है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये आप लोगों का दुर्भाग्य है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज आपके सब्जेक्ट से निकाल दी गई। पता नहीं कौन से नशे में एनटीए वो बनाता है सिलेबस, उसने ह्यूमन फिजियोलॉजी में से डाइजेशन ही निकाल दिया, अलग नशा चल रहा वहाँ। पता नहीं क्या खा के जो है, हाँ पेज पलट रहा, कह रहा डाइजेशन मुझे अच्छा नहीं लगा, हटा दो। ठीक है, एक चैप्टर है आपका, आपके एनसीईआरटी से हटा दिया गया, बहुत गलत है। सही बात तो ये है। चलो मजे की बात छोड़ो, काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि खाने को डाइजेस्ट करने में जो आपका पैनक्रियाज है, इसमें 3 तरीके की सेल्स हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल। ठीक है, और इसके अलावा जो है और भी सेल्स हैं। तो पैनक्रियाज एक ऐसी ग्लैंड है, ग्रंथि, ग्लैंड इज ग्रंथि, पता है ना? अच्छा, इस भाषा में कंफर्टेबल हो कि एकदम नीचे आए? पक्का? आप सर? साहब मैं बताऊंगा नहीं, सब पता है ना? ठीक है, अब मेरी बात को समझो। तो ये जो ग्लैंड है, ग्लैंड ये मिक्स्ड ग्लैंड है। कैसी है? मिक्स्ड ग्लैंड। मतलब ये जनरली ग्लैंड या तो एंडोक्राइन होती है या तो एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है, देखो ऐसी ग्रंथि जो अपना कोई भी जो बना रही है प्रोडक्ट, जो भी पदार्थ वो बना रही है, अगर वो जिस ऑर्गन के लिए बना रही है, क्या जिस ऑर्गन के लिए बना रही है, उस ऑर्गन में किसी नाली या पाइप के थ्रू भेज दो। पाइप या नाली को कहते हैं डक्ट, क्या कहते हैं? डक्ट। तो ऐसी ग्रंथि जिसमें डक्ट प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? डक्ट का मतलब कि जहां बनी और जहां को इस्तेमाल होना है। जैसे आपका सलाइवा, खूब ला, कहाँ बन रही है? तो कहेंगे सलाइवरी ग्लैंड में। कौन सी ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड? पैरोटिड ग्लैंड। और कौन सी होती है? सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर। मैंडिबल, ठीक है, ये जबड़ा इसके नीचे, ठीक है, पैरोटिड यहाँ पर। तो कभी कभी सुना भी होगा कि एक बीमारी है गल सुजवा, सुना है? तो ये, या मम्स भी सुना होगा, मम्स नहीं सुना? गल सुजवा सुना है, मम्स नहीं सुना है? ठीक है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड है, लार ग्रंथि, बड़ी सबसे बड़ी वाली यहाँ पे रहती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है और ये सूज जाती है, उसमें कान वान में बहुत दर्द होता है। तो जब इन्फेक्शन ये ज़्यादा फूल नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह होती है, तो बहुत दिन बाद तुमको पता चलता है कि अरे हमारे तो गल सुजवा हो गया। शुरू में नहीं पता चलता, क्योंकि स्वेलिंग नहीं आती, बहुत कम स्वेलिंग आती है, बाद में आती है तो बहुत भयंकर आती है, तब पता चलता है अरे लेट हो गया है। ठीक है, तो ये सब छोटी सी बात है। अभी हम काम की बात पे आते हैं। काम की बात ये है कि देखो
तो किसी को देखा होगा कि कभी कोई बहुत तेजी से मुंह खोलता है, तुम्हारे ऊपर लार आ जाती है, छटा है। और ऐसा लग रहा था कि वहाँ गोला सा कुछ था, उसमें से निकला, जैसे आपने सांप को देखा होगा निकलते हुए। है तो ये बनी कहाँ पर, उसी ग्रंथि में, पैरोटिड ग्रंथि में, और वहाँ पे पाइप के रास्ते मुंह में खुल गई। हाँ, खुल गई मुंह में, ओरल कैविटी। तो ऐसी ग्रंथियों को कहते हैं एक्सोक्राइन। क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो वो बना रही हैं, जो वो पदार्थ बना रही है, जो प्रोडक्ट वो बना रही हैं, उस प्रोडक्ट वो बना कहीं रही है और इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में इतनी बड़ी पाइप कहाँ बना दे? ठीक है, इतनी बड़ी पाइप कहाँ से बना दे? अभी मैं तुमको बताता हूँ, एक हंसी की बात है। जैसे देखो, मेल्स की बात करें, ह्यूमन में मेल्स की या फीमेल्स की बात करें, तो मेल्स में होती है टेस्टिस, जानते हैं ना? टेस्टिस सुना? अब टेस्टिस इतना नीचे और काम करता है कहाँ पर? उसका एक जो है हार्मोन होता है जो काम करता है बॉडी की मसल्स पर। किस बात करता है? ठीक है, तो कभी तुमने छोटे बच्चे का ट्राइसेप बाइसेप्स देखा है क्या? लेकिन 13-14 के बाद बनने लगता है तुम्हारे में। तो मसल की ग्रोथ के लिए जो हार्मोन इस्तेमाल होता है या रिस्पॉन्सिबल है, उसको एंड्रोजन कहते हैं। कौन सा हार्मोन? एंड्रोजन। और बनाता कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, एंड्रोजन का मेजर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या? तो कभी भी आप बताएंगे तो क्या बताएंगे? एंड्रोजन। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं, लेकिन 90% कौन रहता है? टेस्टोस्टेरोन। बात समझ में आई? तो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नहीं, टेस्टोस्टेरोन के अलावा और भी हार्मोन होते हैं, लेकिन मेजरली हम जो हमारा मेन हार्मोन है उसको क्या कहेंगे? एंड्रोजन। ग्रुप ऑफ हार्मोन रिप्रेजेंट करता है। अब मेरी काम की बात करूँ, अच्छा अभी मैं इसीलिए लिखवाऊंगा, परेशान ना हो, थोड़ा सा मैं इंट्रो करा रहा हूँ। ये काम ये क्लास थोड़ी सी लेक्चर वाली ज़्यादा होती है, लेकिन इसमें लिखना कम है, लेकिन समझ जाओगे तो रेस पकड़ लोगे, और नहीं समझोगे पता नहीं क्या पढ़ाया साहब, समझ नहीं आया। हम ये बात को समझो, काम की बात करते हैं। एंड्रोजन की बात कर रहे थे, और ये कहाँ बन रही है? टेस्टिस में। और कहाँ काम आ रही है? बॉडी की मसल्स में। मसल, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मसल, दाढ़ी, मूंछ, ठीक है, इन सबको, आवाज का भारीपन, इन सब काम के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब वो सोचो, एक नली आती यहाँ ये वाले चेस्ट की मसल में, दूसरी बाइसेप्स तक आए, तीसरी ट्राइसेप्स तक आए, इतनी सारी पाइपें निकाल पाओगे क्या? नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक कॉमन रास्ता पकड़ा, ब्लड। किसे पकड़ा? कह रहे ये ब्लड वाली जो पाइप है ये तो पूरी बॉडी में टहल रही है, जो ब्लड वाली पाइप है ये पूरी बॉडी में। तो ऐसा ना करें कि हम अपना सिक्रीशन ब्लड में डाल दें और वो जहाँ जहाँ जाएगा हमारा सामान भी लेता जाएगा, और जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। जैसे जापानी लोगों का रेस्टोरेंट होता है, तो उसमें एक नाव टहल रही होती है, सुशी रेस्टोरेंट सुना होगा, मतलब रेस्टोरेंट होता है उसमें ट्रेन टहल रही होती है, और वो ट्रेन पे सबके खाने रहते हैं, और एक नदी की तरह, नाली की तरह ऐसे बनाए रहते हैं, उसमें प्लेटें तैर रही होती हैं। तो जिसको चाइनीज चाहिए होता है उठा लेता है, जिसको चावल चाहिए होता है उठा लेता है, जिसको जो खाना वो टहल रहा होता है ऐसे ऐसे। इसी तरीके से बॉडी में ये हार्मोन ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में टहल रहा है, और जिस ऑर्गन को इसकी जरूरत है उसको निकाल दिए। तो एक बात समझो, इनके जो सिक्रीशन होते हैं, इस तरीके की ग्लैंड, जो ऐसी ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन किसमें करती है? ब्लड में। प्रोडक्ट आपका किसमें निकालती हैं? और ब्लड के थ्रू वो उसके काम के ऑर्गन पर जाता है। इस तरीके की ग्लैंड को क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो हार्मोन बनाती, जो प्रोडक्ट बनाती है उनको क्या कहते हैं? हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये एक अलग अलग दो तरीके देखे। इसी तरीके से ग्लैंड होती है पैनक्रियाज, ठीक है। और पैनक्रियाज क्या करती है? ये दोनों तरीके की ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड है। जब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है, तो ये क्या करती है? अपना जो सिक्रीशन है वो छोटी आंत में डाल देती है। कहाँ डाल देती है? तो वहाँ पे भैया एंजाइम अपना खाना वाला डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन इसी का जो एक पार्ट है एंडोक्राइन वाला पार्ट, उसमें अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल होती है। ये लोग क्या करती है कि अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड में डालती है। क्या डालती है? जैसे अल्फा सेल इंसुलिन बनाती है, बीटा सेल क्या बनाती है? ग्लूकागॉन,
क्या बनाती है? इसी तरीके से डेल्टा सेल। तो आपके काम का है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। कौन कौन हार्मोन है? इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये सावन सर है। क्या है? और जब सावन सर क्लासरूम में आएंगे, खाना यहाँ पैक रखा है, तुम लोग भूखे बैठे हो, जब सावन सर आएंगे कहेंगे बच्चों खा लो, क्यों खाना वेस्ट कर रहे हो? तुम लोग खा लोगे, तुम लोग में ताकत आ जाएगी, और जब तुम लोग में ताकत आ जाएगी तो तुम लोग एंजॉय करोगे, मुझे भी खुशी होगी, आपको खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। मैं यहाँ पर नहीं हूँ और वंदना मैम है, और ये खाना रखा है तो तुमको खाने नहीं दे रही, खाना रखा है लेकिन तुमको खाने नहीं दे रही है, तुम भूखे रहोगे, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है, तो ये काम है ग्लूकागॉन का। किसका काम है? ग्लूकागॉन का। तो अगर किसी कारणवश, क्या जो मैं बोल रहा सुनना, अगर किसी कारणवश इंसुलिन ना रहे, ये खाना, आप लोग भूखे मरोगे कि नहीं मरोगे? मरोगे, कमजोरी आएगी, मरा मरा करोगे, मेरेस्मस एक बीमारी होती है। तो ये जो इंडिकेशन है, मतलब खाना पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी खाने को नहीं मिल रहा है, ये होती है इंसुलिन की कमी से। किसी कमी से? तो ब्लड में इंसुलिन नहीं होगा तो ब्लड में जो ग्लूकोज है वो बॉडी की टिश्यू को मिलेगी, और जब बॉडी को टिश्यू को नहीं मिलेगी तो बॉडी की टिश्यू क्या करने लगेगी? मरने लगेगी। क्या करने लगेगी? मरने लगेगी, और बॉडी वीक हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? तो अब एक ये सब कब होगा? जब मान लो ये सारा काम, मैं यहाँ पर आता हूँ गाड़ी से, जब तक मैं यहाँ नहीं आऊँगा तुमको खाना नहीं मिलेगा, और मैं कैसे नहीं आऊँगा जब तक मेरी गाड़ी सही नहीं रहेगी। अगर मेरी गाड़ी खराब हो गई तो मैं आ पाऊँगा? नहीं आ पाऊँगा। तो खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। इसी तरीके से सिंपल भाषा में, अगर पैनक्रियाज खराब हो गया, क्या खराब हो गया? तो इंसुलिन बनेगा? नहीं, इंसुलिन नहीं बनेगा तो खाना भले जितना प्रेजेंट हो, सेल खा पाएगी? सेल मरेगी। तो यहाँ पे सारा खेल है। अच्छा, तुमको किससे मतलब है? मेरी गाड़ी से मतलब है या इंसुलिन से मतलब है? इंसुलिन से। देखो कितने चालाक हो तुम लोग कि तुमको असली, देखो यही है बायोलॉजी। अब तुमने ये सीख लिया कि तुमको किससे मतलब है। सावन सर किस गाड़ी से आ रहे हैं या सावन सर आ रहा है? सावन सर से, राइट? इसे कहते हैं प्रोडक्ट। मैं क्या हूं? प्रोडक्ट। और मैं जो प्रोडक्ट हूं वो हूं एंजाइम। क्या हूं? और मैं क्या करूंगा? इसको आपको अलाउ करवाऊंगा कि भैया खा लो। क्या करूंगा? भैया खा लो। तो कहने का मतलब मेरी गाड़ी खराब हो, मुझे पैदल आना पड़े, रिक्शे से आना पड़े, कैसे आ रहा हूँ, उड़ के आ रहा हूँ, कोई मतलब नहीं, मुझे आना पड़ेगा। तो इस तरीके का इस्तेमाल किया, इसलिए पता है क्या हुआ? लोगों को जो है ऑटो इम्यून बीमारियां होने लगी, और कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनके पैनक्रियाज डैमेज हो गए। क्या डैमेज हो गए? और जब पैनक्रियाज डैमेज हो गए तो उनको डायबिटीज हो गई। क्या हो गई? डायबिटीज। कौन सी? डायबिटीज मेलाइटस। कौन सी? दो तरीके की डायबिटीज होती है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। अब इसी डायबिटीज मेलाइटस में दो तरीके का डायबिटीज, टाइप मेलाइटस टाइप 1, टाइप 2। आपके इतना लेवल पे नहीं है, अपने काम की बात आते हैं। तो पैनक्रियाज के डैमेज होने की वजह से क्या हो गया? डायबिटीज। क्योंकि आपको इंसुलिन नहीं मिलेगी, आपकी तबीयत खराब होने लगी, आपको ग्लूकोज की कमी होने लगी, सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, ब्लड में ग्लूकोज खूब पड़ा हुआ है, खूब पड़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी भूखे। ठीक है, अब आप जिंदा रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अब जिंदगी के लिए आपको किसकी जरूरत है? पैनक्रियाज की जरूरत है कि इंसुलिन की? आपके लिए इंसुलिन का जुगाड़ करवा दूं? मैंने कहा एक शुगर कट रहा था। क्या कट रहा था? शुगर। मैंने उसका पैनक्रियाज देखा, अच्छा जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है वही तो उसकी बॉडी की भी है। जितने मैमल्स हैं, क्या है? और मैमल्स कौन है? वर्टिब्रेट्स हैं। क्या है? वर्टिब्रेट। क्या क्या होते हैं? इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है, अब वर्टिब्रेट्स में भी क्या होते हैं? कॉर्डेटा, हाँ, सिफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सब सुना है? अभी तो सुना होगा, 11th में पढ़ा। 11th का बात है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है। नहीं आ रहा ना? ये सब वर्ड नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी जो मेरा ये सेशन है, ये समझ आ रहा है। बायोटेक वाला आ रहा है ना? ये जो पार्ट मैं बोला हूँ, ये 11th का पार्ट। एनिमल किंगडम चैप्टर है,
ठीक है, चलो छोड़ो, अभी अपने काम की बात करते हैं। तुमको किससे मतलब है? इंसुलिन से। मैंने कहा ये शुगर है, आओ इसका इंसुलिन निकालो, तुमको लगा दिया, तुम तुम्हारा खाना पड़ गया, तुम खुश हो। लेकिन ये यार तुम्हारा इंसुलिन था क्या? था किसका? तो कुछ ना कुछ तो यार दिक्कत होगी यार, मन की शांति नहीं होगी। सबसे पहली बात, हमारे यार शुगर का इंसुलिन लगा दिया हम लोग, हाँ आधे दिन तो सो ही नहीं पाओगे। ठीक है चलो, वो बात की बात है, नहीं जान पे आती है तो सब चलता है। तो ये एक्चुअली दूसरे की बॉडी का है। दूसरे का मतलब फॉरेन, क्या कहते हैं? फॉरेन बॉडी कहते हैं, इसको कहते हैं। अब बॉडी, हमारी जो बॉडी है ना, अलग ही बदतमीज है। इसको बाहर का कुछ पसंद नहीं, हमारी बॉडी को बाहर का कुछ पसंद नहीं। मतलब बाहर का कुछ भी इस बॉडी में लगाओगे तो वो उसको निकालने की कोशिश करेगी। कभी भी तुमको कांटा चुभ जाता है तो जब तक कांटा निकलेगा नहीं, वहां पस जम जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, सब हो जाएगा, बॉडी चाहेगी इसको निकालो, क्या कहेगी? अब देखा भी होगा जिसको भी कांटा लगा उसको पता नहीं क्यों वहां फोड़ा हो जाता है। तुमको खुद सोचना चाहिए, मान लो तुमको यहाँ कांटा लगा हुआ है, अब यहाँ कौन सा बार बार चुभ रहा है? एक बार पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, हाँ कौन सा इसके बल पे थोड़ा चल रहा हो कि चुभेगा? कायदे से सोचो ना। लेकिन ये चुभा है और कुछ दिन के बाद यहाँ रेडनेस आएगी, यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ फोड़े जैसा होगा, ऐसा लगेगा कि बॉडी इसको इतनी पार्ट को हटाना चाह रही है। इसे कहते हैं, ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। किसके थ्रू हो रही है? सेल के थ्रू। दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है ह्यूमरल मतलब ब्लड के थ्रू, और एक होती है सेल के थ्रू, कोशिकाओं के थ्रू। यहाँ पर आती हैं ऐसी ऐसी कोशिकाएं आती हैं जो इस टुकड़े को काट करके खा के खत्म करना चाहती हैं, या तो इसको यहाँ से रिजेक्ट करवाना चाहती हैं। इसीलिए सुना होगा कि फलाने आदमी की किडनी फेल हो गई थी, दूसरे किडनी लगवाए, वो किडनी रिजेक्ट हो गई, मर गए। हाँ किडनी लगवाए उसके बाद ही मर गए। अब 20-22 दिन के अंदर सेट हो जाता है मामला कि ऑर्गन चलेगा कि रिजेक्ट कर देगी बॉडी। बस 20 डेज के अंदर बॉडी रिजेक्ट कर देती है, कितनी भी महंगी सर्जरी करा। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर का टेस्ट होता है। तुमने सुना भी होगा कि बहुत ही क्लोज रिलेटिव, सगे संबंधियों की ही किडनी ट्रांसप्लांट होती है, सुना है? तो कभी तुमको लगता नहीं यार मैं जाऊंगा किसी को पकड़ के लाऊंगा या किसी को मर्डर कर दूंगा, उसकी किडनी लगा लूंगा। सोचो बड़े बड़े आदमी, इतने बड़े बड़े आदमी हैं, उनकी किडनी फेल हो रही है, कोई मान लो गैंगस्टर ही है, उसकी किडनी फेल हो गई, किसी ने मार दिया, उसकी किडनी लगवा लिया, उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात है क्या? तो क्यों नहीं लगवा पा रहा है? अच्छा पैंक्रियास कैंसर किसको था? कोई बहुत बड़ी हस्ती का नाम बताइए। बहुत फेमस इंसान है, बहुत ज्यादा। आप लोगों ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना है? अरे एप्पल आईफोन सुना है? इसके जो मालिक थे उनका नाम स्टीव जॉब्स, ठीक है? और स्टीव जॉब्स को क्या था? पैंक्रियास कैंसर। पता चला 5 साल तक जिंदा रहे तो निकल गए। सोचो स्टीव जॉब्स के पैसे की कमी है क्या? उससे ज्यादा किसके पास पैसा था? एक टाइम पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी, मतलब टॉप 1 पे थी। अब तो इतना नहीं, अभी एलॉन मस्क है और वो हट ही नहीं रहा है। ठीक है चलो काम की बात करते हैं। एलॉन मस्क फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाए, दूसरे का पैंक्रियास लगा सकते थे ना, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि बॉडी रिजेक्ट कर दे रही थी। तो क्या होता है, ये सारी चीजें होती है। चलो अब काम की बात करते हैं, चलो कुछ लिख लो, बहुत पढ़ा दिया, लिखो। तो समझ में आया? अच्छा एक छोटी सी और बात थी, छोटी सी बात और थी, वो बता दे, वही तो बताना था। अच्छा क्या होता है कि जब कोई बाहर की चीज लग गई, जैसे आपने बाहर से दूसरे जानवर की इंसुलिन लगाई और इंसुलिन अपना काम तो करेगी, लेकिन साथ साथ में वो एलर्जी लेके आती है। क्या लेके आती है? एलर्जी। और बॉडी उस इंसुलिन की वजह से बॉडी में एलर्जी रिएक्शन होने लगी, बॉडी में दिक्कतें आने लगी। जो डोनर्स जो रिसेप्टर्स थे जिनको लग रही थी, उनको इंसुलिन से दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उनको पता नहीं क्यों इचिंग होने लगी, रेडनेस होने लगी। एक शॉक होता है एनाफाइलेक्टिक शॉक, और ये भी इंसुलिन, ये भी एलर्जी है। तो पता है
इतनी फ्रीक्वेंट होता है, इतना तेज होता है कि तुम सोच नहीं पाओगे पेशेंट मर जाएगा। इसे कहते हैं एनाफिलेक्टिक शॉक। मतलब कभी कभी किसी पेशेंट को किसी चीज़ से एलर्जी है, हमने जैसे हम लोग जब कभी भी एनेस्थीसिया देते हैं या एंटीबायोटिक देते हैं, एनेस्थीसिया जानते हैं हम लोग, बेहोश करना या शून्य करने के लिए। तो जब हम देते हैं तो यहाँ पर आपने सुना होगा, देखा भी होगा कभी कभी आपको एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लग रहा होगा तो डॉक्टर पहले आपकी स्किन में ऐसे थोड़ी सी उठाता है और उसको प्रिक करके उसमें थोड़ा सा लोड कर देता है और यहाँ गोला बना देता है। कभी हुआ आप लोग के साथ वैक्सीन लगवाया हो या कुछ ऐसा करवाया हो तो डॉक्टर कहते हैं अभी नहीं बड़ी जरूरत, अच्छी बात है, ऐसे ऐसे उठाते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा लोड कर देते हैं इंजेक्शन। फिर वो आपसे कहते हैं कि कुछ इचिंग हो या लालपन आए तो हमको बताइएगा, ठीक है। वो इसलिए होता है कि एलर्जी की रिएक्शन तो नहीं शुरू होगा, बहुत तेज होता है, बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो कभी कभी अभी हम लोगों ने अभी परसों में एक ट्रीटमेंट कर रहा था और माँ बेटे दोनों थे, तो इधर बेटा लेटा था, इधर माँ लेटी थी, ठीक है। तो दोनों के जो है एक्सट्रैक्शन हो रहे थे, इधर माँ लेटी इधर बेटा लेटा और बेटे को एलए लगाया और उसके बाद कह रहा है डॉक्टर साहब हमको चक्कर आ रहा है, हमने कहा कोई बात नहीं ठीक है देते हैं। कहते 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 जो है उसको जूस पिलवाया, उसके बाद हमने कहा अभी ठीक हो, उतने में वो बेहोश हो गया, उतने में वो धड़ाक से बेहोश हो गया। उधर उसकी मम्मी हाय हमारे बच्चे को क्या हो गया, ऐसे एकदम सीधा हम नहीं कराएंगे इतना इतना। अब हम लोग उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। उसी के जस्ट बगल में एक लड़का था, उसका एक्सट्रैक्शन हुआ था, उसके पापा खड़े थे, मतलब सुनो तो मजा आ जाएगा। उसके पापा खड़े थे, वो इंजेक्शन ऐसे लोड किया, लड़का बैठा, पापा बेहोश, लड़का बैठा है उसको ऐसे लगाने जा रहे तब से पापा गिरे धाड़। अब वो अच्छे खासे हैवी इंसान, उनको दो आदमी हाथ पकड़ा, दो आदमी पैर पकड़ के लेटा रहा, अब पापा बेहोश हो जा रहे हैं। तो उनको बुलाया गया था कि आप बच्चे को अपनी हिम्मत दीजिए, ठीक है। बहुत बहुत मजा आता है, मैं सच बताऊं कि मतलब अगर तुम हॉस्पिटल में होगे, तुम मेडिसिन में होगे तो तुम हंसते हंसते पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो अब अपने काम की बात पे आते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे आपको बता रहा था, बात ये थी कि उससे हो गई एलर्जी और आपकी जान जा सकती है, तो वो अच्छी चीज नहीं है ना, जिससे तुम अरे तुमको सूट कर गई, किसी को सबको सूट थोड़ा करेगी। तो अब बड़े लेवल पर इस बीमारी का इलाज तो नहीं हुआ फिर ये, तो अब इलाज करने के लिए ऐसा किया गया कि क्यों ना हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी इंसान के जीन को निकाल करके जो इंसुलिन बनाती है, उस जीन से जो है इंसुलिन बनाया, फिर उस इंसुलिन को डालेंगे तो कभी भी एलर्जी होगी नहीं होगी। इसी को पढ़ना है, अब मजा आएगी। चलो देखो बायो टेक्नोलॉजी, लिखोगे बायोटेक्नोलॉजी। अब इसका मतलब क्या है? बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जीव जंतु, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर हम टेक्नोलॉजी का मतलब हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। क्या इस्तेमाल किया? यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन, इसमें तो ऐसा ऐसे ही बनाओ फ्लो चार्ट में, क्योंकि हमको पढ़ना कैसे है, चाहो तो लिख लो भैया, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको अगर तेजी से रिवाइज करना है तो पढ़ना के तरीका क्या होना चाहिए? फ्लो चार्ट। तो हमारे काम का क्या है? टेक्नोलॉजी कहाँ पर? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? इसका इस्तेमाल किया क्यों जा रहा है? इंसुलिन बनाने के लिए। और इंसुलिन क्या था? प्रोडक्ट। क्या था? प्रोडक्ट ही तो था। हमारा आपको मतलब हमी से तो था, गाड़ी वाड़ी से मतलब था क्या? तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म, हाँ इंसान ऐसे ही है। अच्छा, ये प्रोडक्ट किसके लिए इस्तेमाल करने के लिए है? किसके लिए यूजफुल है?
फायदेमंद किसके लिए? आपके लिए ना, इंसानों के लिए ना। यार हम कोई भी काम अपने लिए करते हैं, जानवरों के लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं क्या कोई काम? इंसान बहुत बड़ा सेल्फिश आदमी है। बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल करता है अपने फायदे के लिए। दवा बनाओ, चलो तुम दवा बनाओ, हाँ हाँ भी दिखाते हैं, देखना बैक्टीरिया से कैसे दवा बनाएंगे। यूजफुल हाँ फॉर ह्यूमन वेलफेयर, यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, किसके फायदे के लिए? अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके अलावा मैं था क्या? मैंने एक बात बोली, मैं प्रोडक्ट हूँ, और प्रोडक्ट क्या कर रहा है? एक रिएक्शन को करा रहा है। तो मैं किसकी तरह काम कर रहा हूँ? एंजाइम की तरह। किसकी तरह? एंजाइम की तरह। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा हम अपना नाम क्या लिख सकते हैं? एंजाइम। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है, तो मजा आ जाएगा। आपके घर में दही कितने दिन में बनती है? एक दिन लगता है पूरा। आपने कभी अमूल डेयरी का नाम सुना है? नमस्ते इंडिया सुना है? ये सब सुना है कि नहीं? सुबह कितने बजे दूध दही दे के जाते हैं? 5-6 बजे दही आ जाती है दुकानों पे। और शाम को कितने बजे दही आ जाती है? 4-5 बजे तक दही आ जाती है। बना कानपुर में रहे हैं, बेच लखनऊ में रहे हैं, यहाँ से कानपुर से लखनऊ आने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा। 2 घंटा मान लें। और दिन में गैया कितने बजे दूध देती होगी? दिन के लिए रात के 12 बजे देती है क्या? कितने बजे देती होगी? शाम को कितने बजे देती होगी? इससे पहले कोई गैया दूध दे रही है क्या? 6 बजे के पहले तो नहीं दे रही है। उसका भी वो भी इंसान है, कह रही है ऐसे थोड़े तुम अभी दूध के फिर दूध दूना है फिर तुमको, हाँ नहीं हमको शाम को दूध बांटना है, अभी दूध दे दो। ऐसा तो नहीं करती गैया, वो तो अपने टाइम से देगी। शाम को दी 6 बजे, कितने बजे दूध दी? अच्छा दही सुबह तुम्हारे डोर पे कितने बजे आ जाती है? 5 बजे। कहाँ से रही है? कानपुर से। है कितनी दूर? 100 किलोमीटर। 2 घंटा मान लें, 2 घंटा मान लें। चलो तुम सबसे कम मान रहा हूँ, अभी देखना मजा आएगी। शाम के 6 बजे दूध दी। अब दूध तो जो है कलेक्शन सेंटर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? एक ही गैया दूध लेना है क्या? आप लोगों ने देखा होगा गाँव जाती है, पराग अमूल की ट्रक जाती है, दूध कलेक्ट करती है, फिर लेके जाती है। 6 बजे दूध देना शुरू की गैया, कलेक्शन सेंटर पे कितने बजे तक आ जाएगा? मैक्सिमम 8 बजे। मैं सबसे ज्यादा बता रहा हूँ, ठीक है। 6 से 6 12 घंटे हैं, 12 घंटे हैं। 12 घंटे में 2 घंटा तो दूध ही कलेक्ट करने में लगता है ट्रक को। अब यहाँ से वो जाता है फैक्ट्री पे, कितना घंटा लगेगा? सबसे मिनिमम बताओ। 40 मिनट, 1 घंटा मान लो सारी ट्रकों को पहुंचने में। ऐसा थोड़े आधी ट्रक आई तो दूध तुरंत दही बनाने लगे, फिर आएगी फिर लगाएंगे। अब मेरे बात को समझो, कितना घंटा हो गया? 3 घंटा हो गया। 3 घंटा निकल गया, 6 घंटे 12 घंटे में 3 घंटा निकल गया। अब अगले 3 घंटे, अगले घंटे के बाद अब दूध आएगा, बॉयलर में जाएगा, गर्म होगा, ये सब होगा, प्रोसेसिंग होगी। कितना घंटा लग गया? 1 घंटा लगेगा सब में। कितना घंटा हो गया? 4 घंटा हो गया। 4 घंटा हो गया। मतलब 6 बजे तुमने से काम शुरू किया था, कितना बज गया? 10 बज गया। अब दूध दही जमना शुरू होगी। 10 बजे से सुबह की। अच्छा मैं तुमको हकीकत बताता हूँ, जब लॉकडाउन लगा था तो मैं कई बार रात में हम लोग यहीं बैठे हुए लाइव क्लासेस में सारी काम करते थे। बगल में ही नमस्ते इंडिया का वो डेयरी आउटलेट है उनका। और आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर आता है 4-5 बजे। कितने आता है? 4 बजे यहाँ पे अनलोड होता है, उसमें बिकने के लिए अलग-अलग जगह पे जाता है। तो सोचो यहाँ जो 6 बजे बना था, यहाँ पर 4 बजे आ गया। ठीक है, 10 बज रहा है। 10 बजे से लेकर के मैं कहता हूँ 12-1 बजे तक दूध बना, दही बनी होगी। अरे पैकिंग भी तो होगी। पैकिंग नहीं होगी, पैकिंग होगी। पैकिंग में कम से कम कितना घंटा जाएगा? 2 घंटा जाएगा इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पैकिंग करने के लिए। इतनी ज़्यादा क्वांटिटी तो कायदे से देखा गया तो केवल 5 घंटे के अंदर दही जम जा रही है, और तुम्हारे घर की दही से अच्छी दही जम के आती है। अब तुम्हारे घर की दही खट्टी हो जाती है, खट्टी नहीं होती ना। ऐसा कौन सा जावन डाल रहे हैं कि इतनी जल्दी दही जम जा रही है? कुछ सोचो ना, ऐसा कौन सा जावन डाल दे रहे हैं कि
दही जो है इतनी जल्दी जम जा रही है, 4-5 घंटे दही जम जा रही है, और यहाँ पे साला 12 घंटा 24 घंटे में दही नहीं जमती। उसके लिए फ्रिज अलग से रखो। यहाँ कौन सी फ्रिज है सड़क पे? सड़क पे दही फ्रिज में बिकती है क्या? खट्टाती है क्या? ये पैकेट वाली खट्टी नहीं होती दही, आप देख लेना जा करके। तुम यहाँ की खा लेना, डेयरी वाले जो बनाते हैं वो खट्टा जाती है। यहाँ पे एक इस्तेमाल हुआ यही पर जो एंजाइम है, इसी का खेल है, इसका खेल है। और यहाँ पे लगी टेक्नोलॉजी। अच्छा, दही बना, दूध को दही बनाने के लिए किस बैक्टीरिया की जरूरत है? कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया है? लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है यही दूध को दही बना रहा। अब मेरी बात को समझो, ये मेरी बात को समझो, सिलेक्शन को समझो। एक बच्चे होते हैं फाउंडेशन बैच चलती है, जो पहले से तैयारी करते हैं, और एक होती है फ्रेशर रिपीटर बैच। हाँ, तो फाउंडेशन बैच के जो बच्चे होते हैं, इन बच्चों को बहुत ज्यादा नर्चर किया जाता है, संभाल। ये वाला क्वेश्चन धीरे पढ़ा के सिखाएंगे। तो ये किस इन्वायरमेंट रहते हैं? तो बहुत प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जब भी टॉपर निकलता है, इंडिया का टॉपर निकलता है, तो कभी आपने सुना है कि कोई रिपीटर टॉप कर गया या फ्रेशर टॉप कर गया? फ्रेशर फिर भी टॉप कर सकता है। कभी सुना है कि रिपीटर टॉप किया? 90% टाइम टॉपर पता है कौन होता है? फाउंडेशन वाला, जो 9th क्लास 10th क्लास से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, 12वीं तक तैयारी कर रहा है। 4 साल जो काम तुम 1 साल में कर रहे हो, 4 साल में तैयारी कर रहा है। वो टॉपर होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि उसको बहुत पहले से ट्रेनिंग मिल रही है, एक्सपर्ट आदमी। आज बहुत सारी चीजें आपको नहीं आ रही होंगी इस क्लास में, और आपसे जूनियर बच्चे बैठे होंगे, उनको समझ में आ रही है, क्योंकि वो 9th में वो समझ चुके हैं उसी टीचर से, जिससे आपको समझने की जरूरत पड़ रही है। आपके टाइम पे स्पीड ज्यादा, उनके टाइम पे स्पीड कम, और उनको आराम से बच्चा कोई बात नहीं, समझो बात को समझो। ये होता है, यही होता है। इसलिए फाउंडेशन में समझ बैच होता है। तो इस्तेमाल क्या किया गया? जो एंजाइम है उसमें कुछ छेड़छाड़ किया गया। क्या किया गया? अब बैक्टीरिया तो वही रहेगा ना, एंजाइम तो वही रहेगा, तो उसमें क्या किया गया? स्पीड बढ़ाई गई उसकी। फिर क्या बढ़ाई गई? स्पीड, कि इसकी स्पीड बढ़ा दो और हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जो काम ये 12 से 15 घंटे में करता था, वही काम ये 4 घंटे में करेगा। कितने घंटे में? इस 12 से 15 घंटे का काम 4 घंटे में कराने के लिए क्या करना होगा? इसकी स्लो स्पीड वाला जीन को निकालना है, और किसी दूसरे बैक्टीरिया की तेज स्पीड वाला जीन ला करके इसमें ये फटाफट डिवाइड होगा। और अच्छा, सारा खेल कैसा होता क्या है? होता ये है कि जो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया खाने आता है एक शुगर होती है, लैक्टोज शुगर। क्या खाने आता है? ठीक है, और इसी को खाने में दूध को ये फाड़ देता है। मतलब कर्ड बनाने के लिए बहुत अच्छे से लिखवाऊंगा, ठीक है, अभी लिखवाऊंगा तो मजा आ जाएगा। तो ये दूध को दही बनाने के लिए प्रोसेस है, उसमें क्या करता है? लैक्टोज शुगर और जो प्रोटीन होती है, उसी प्रोटीन को ये डाइजेस्ट करता है। क्या करता है? आप लोगों ने सुना होगा कि आदमी दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, दही खा रहा, दही डाइजेस्ट हो जा रही, दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा। क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रहा दूध? क्योंकि दूध की जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है। और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये प्रोटीन को तोड़ देता है। मतलब आपकी बॉडी में टूटी हुई या इसको कहते हैं पार्शियली डाइजेस्ट प्रोटीन गई। कौन सी प्रोटीन गई? पार्शियली डाइजेस्ट, मतलब आधा बैक्टीरिया ने ही डाइजेस्ट कर दिया। अच्छा, तुमको प्रोटीन से मतलब है या अमीनो एसिड से? तुमको मतलब है अमीनो एसिड। सच बता रहा हूं, ऐसे समझो कि तुम हो एक मैकेनिक। क्या हो? और एक मैकेनिक को बनी बनाई शोरूम से गाड़ी चाहिए, या उसको गाड़ी के पार्ट्स चाहिए। तुमने कभी मैकेनिक की गाड़ी देखी है? मैकेनिक की गाड़ी नहीं देखी? अब मैं तुमको बताऊंगा, मजा आ जाएगी। उसमें टंकी लगी है पल्सर की, इंजन लगा होंडा का, लाइट लगी है टीवीएस की,
मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा होता है। इंडिकेटर लगा यामाहा का, हाँ, अरे तुम विश्वास मानो, जो मैकेनिक होते हैं वो ऐसे ही गाड़ी बनाते हैं। वो जितने पार्ट आर्ट बच जाते हैं सब जोड़ जाड़ कर अपनी गाड़ी बना लेते हैं। हाँ, तो होता है कि नहीं? किसी भी मैकेनिक का चल रहा उसकी गाड़ी सबसे अलग दिखेगी, मार उसको पॉलिश किए रहेगा एकदम। और ज्यादातर दीवाने हैं यामाहा के, ज्यादातर मैकेनिक यामाहा के दीवाने हैं। यामाहा में होंडा का इंजन, हीरो का हेलमेट, वो इंडिकेटर लगा लिया कुछ करके। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, इसका खेल क्या है? अब उसकी बाइक नहीं हो गई, अब उसकी सुपर बाइक हो गई। सच बता रहा है, वो बाजार से कम पेट्रोल खाएगी और जो है होंडा से ज्यादा स्पीड देगी। वो लोग अपना पूरा बनाते रहते हैं। तो इस यही खेल क्या है, यहाँ पर डिसमेंटल, कहीं का कुछ डिसमेंटल किया, अरेंज किया और कुछ नया बना दिया। यही हमारी बॉडी के साथ होने क्या वाला है कि आपके अब वो जो बैक्टीरिया का डीएनए था, डीएनए क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। और आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन क्या बनाता है? अब मेरी बात को समझो, जो मैकेनिक था उसको वो शोरूम की बाइक की जरूरत थी कि पार्ट्स की जरूरत थी? पार्ट्स की जरूरत थी, सब समझ गए? और पार्ट्स के अपने हिसाब से अपनी गाड़ी बना रहा हो, हाँ, अपने हिसाब से अपनी गाड़ी बना रहा हो और बाकी गाड़ियों से बेहतरीन बनाना है उसको। इसीलिए तो वो सबके अलग अलग पाने को खुद नहीं शुरू जाता, बाकियों से अपनी गाड़ी को बेहतरीन रखना था। तभी तो किसी की अच्छी टंकी निकाल लिया, किसी का अच्छा इंजन निकाल लिया, किसी की अच्छी सीट निकाल लिया, किसी की अच्छी लाइट निकाल लिया, तो उसकी गाड़ी बाकियों के मुकाबले बेहतरीन हुई कि नहीं? हुई कि नहीं? हर मुकाबले में कुछ ना कुछ अच्छा ही है सबसे। यही हुआ, यही खेल होता है बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया ने क्या किया, मतलब जो चाहिए, देखो अमूल मानव ने क्या किया, वो बैक्टीरिया वही था, लेकिन उस बैक्टीरिया वो क्या रहा था कि ये जो प्रोटीन खा रहा है, अच्छा एक बैक्टीरिया कितना प्रोटीन खा लेगा? एक आदमी कितना प्लेट खाना खा लेगा? 1-2 प्लेट, उससे ज्यादा खा लेगा क्या? तो जितनी ज्यादा दही जमानी है उतना ज्यादा जावन डालना होगा। जावन को इंग्लिश में कहते हैं इनोक्यूलम। क्या कहते हैं? इनोक्यूलम। अब मेरी बात है, जावन जानते हो नहीं? दही जमाने की थोड़ी सी दही डालते हैं, हमारे यहाँ जावन ही कहते हैं। क्या कहते हैं? जोरन, सफेदा, सरपेटा। अबे वो दही, वो डाइल्यूटेड दही होती है, कुछ भी। बात को समझे आप? तो वो क्या रहा है, एक वायरस था। क्या था? अब वायरस क्या करता है, वो हर 15 मिनट में डबल हो जाता है। कितनी देर में? मतलब एक वायरस से 2 वायरस कितना टाइम लगा रहा है? और एक बैक्टीरिया था, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये 40 मिनट में डिवाइड हो रहा था। कितने मिनट में? अच्छा, इतना दूध है तो उस दूध के हिसाब से बैक्टीरिया होना चाहिए खाने के लिए। तो हो क्या रहा है कि अगर ये बैक्टीरिया, इसे एक बात समझो कि तुम्हारे यहाँ खाना रखा है, 20 प्लेट खाना रखा है, तो कम से कम तुम्हारे लड़के होने चाहिए खाने के लिए, 10 तो होने ही चाहिए। 10 लड़के होंगे तो 20 प्लेट खाना। पहले जमाने में ऐसे होता था, 100 बीघे के 5 लड़का हो जाए, एक लड़का 20 बीघा दे देंगे, हमारा मजबूती भी रहेगा। अब बात समझो, बचाने का चक्कर यही लगी। ठीक है, अब खेत नहीं जोत रहा उनका, घर में कोई 5 ही लड़के हैं, 5 100 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 10 बीघा सब अपना जोतेंगे, खाएंगे। हमारा जो है, हमारा गांव एकदम जो है भौकाल होगा। ऐसे ही तो गांव बच्चे होते थे। अरे कहीं यही रीजन था, सच बता रहा हूँ। अब इसी खेल को समझो। यहाँ क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए। इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन को जल्दी डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया चाहिए। अब ऐसा थोड़े कि तुम एक 10 किलो दही बनाने के लिए 5 किलो जावन डाल दोगे, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो तुम कुछ ऐसा करोगे कि भैया हमारा 3 लड़की हो जाए, तुरंत 3 लड़की, 12-13 साल में शादी करके तुरंत 3 लड़की और हो जाए, ऐसे करके तेजी से डिवाइड हो। बात को समझ रहे हो कि रेट ऑफ डिवीजन बढ़ा रहे, जल्दी कर रहे। इसी तरीके से क्या किया हमने, ऐसा बैक्टीरिया पकड़ा कि ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से, एक बैक्टीरिया से 2 से 4 से 8 से 16 से 32 हो जाए।
जितने तेजी से बैक्टीरिया उतनी जल्दी वो खाना खाएंगे। अब ये जो डिवीजन का रेट है, जैसे मेरी शादी, जैसे मान लो हम 30 साल की शादी करेंगे, हाँ, जैसे मान लो कि जो है हमारा कोई दोस्त था वो 22 साल में शादी कर ली है, ठीक है, 22 साल में शादी कर लिया, अब उसका लड़के हैं, समझ रहे हो, तो वो जल्दी जल्दी फिर उसका लड़का, जब हमारा लड़का बड़ा हो रहा हो तब तक उसके लड़के की शादी शुरू हो जाएगी, हाँ, फिर हमारे लड़के की शादी तब तक उसका लड़का हो जाएगा। बात समझ रहे हो, किसकी स्पीड ज्यादा है? उसकी, हाँ, वो जिस पार्टी में जाएंगे ज्यादा खाना खाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो, इस बात को ये समझाने की चाहिए, मतलब ये है कि भैया हमने 5 बच्चे कितना लिया, अब वो 40 किलो दूध का तो प्रोटीन नहीं खा पाएंगे, तो हम चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़े, क्या करें, मतलब हमको 40 हमने डाला है और आधे घंटे में 400 हो जाए, कितने हो जाए, तो कैसे होना चाहिए, 5 मिनट में डिवाइड होंगे, ठीक है, 4 मतलब 1 से 2, फिर अगले 5 मिनट 2 से 4, अगले 5 मिनट 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 34, 64 से जो है ऐसे बढ़ते बढ़ते चला जाएगा 156, 256 ऐसे से बढ़ते बढ़ते बहुत आगे चला गया। तो जितनी जल्दी वो शादी करेंगे या जितनी जल्दी वो डबल होंगे वही डिसाइड करेगा कि दही कितनी से डाइजेस्ट होगी या प्रोटीन कितनी जल्दी खत्म होगी। अब समझ में आया? यहाँ सारा मसला क्या था कि जो आदमी 50 मिनट में वो इस दही इतनी ज्यादा क्यों नहीं बन पाई इतनी जल्दी हमारे घर में, कि हम जो जामुन डालते हैं उसमें जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया 30 मिनट में 1 से 2 होता है, और जो अमूल डेयरी वाले हैं उनका जो बैक्टीरिया है वो 2 मिनट 1 मिनट में ही 1 से 2 हो जाता है। तो तुम 40 मिनट आते आते तो तुम्हारे पास 2 होंगे और उनके बैक्टीरिया हो जाएंगे 4000, तो उनकी दही जल्दी जमी ना, और बेहतरीन कैसे जम गई, तो इन्वायरमेंट बहुत अच्छा रखा, क्या रखा, मतलब दूसरा बैक्टीरिया जाए, दही खट्टी करने के लिए ये वाला बैक्टीरिया थोड़ा रिस्पांसिबल है, जो दूसरे खुले बैक्टीरिया चले आते हैं वो रिस्पांसिबल है। तो उन्होंने ऐसा टेम्परेचर रखा जिस टेम्परेचर पर ये वाला बैक्टीरिया तो जिंदा रहेगा, दूसरे बैक्टीरिया मर जाएंगे। अब तुमने कभी सुना होगा तो दूध लिख के आता है तो पास्चराइज्ड मिल्क लिख के आता है, मतलब स्टेरिलाइजेशन, मतलब बैक्टीरिया के लिए मर गए हैं इसके अंदर, क्या मर गए, तुम उसको पी सकते हो। पास्चराइजेशन का मतलब होता है 120 डिग्री सेल्सियस में रख करके 30 मिनट तक रखा है, 14 मिनट अलग अलग साइकिल होती है। जब तुम मेडिसिन से जाओगे तो वहाँ पढ़ोगे, अभी से क्यों पढ़ा, ठीक है, बात समझ आ गई, लिखवाया नहीं आपने, चलो ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे, तो ये सब प्रोडक्ट बनाएंगे, और ये प्रोडक्ट का रिस्पांसिबल कौन होगा, ह्यूमन वेलफेयर के नाम पर कितने सारे एनजीओ करते हैं और किसका फायदा होता है, एनजीओ वेलफेयर, जानते कि नहीं, एनजीओ को जानते कि नहीं, हाँ, बात समझ में आ गई, तुमको रितेश समझ में आया, अब बहुत समझा दिया हमने, लेकिन इस चैप्टर को पकड़ लिया आप लोगों ने। अब देखो आप लोगों ने कभी ताड़ी सुना है? कभी क्या जिस समय हम लोग नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है, इंडिया वाले बहुत आगे थे, ये तब से बायोटेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जब दुनिया नहीं जानती थी तब से पनीर बना खा रहे हैं, हाँ, ताड़ी पी रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि हम यहाँ पे मिल्क वाले क्या कहते हैं, और मिल्क से क्या बनाते हैं, कर्ड मतलब दही, ठीक है, और यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं लैक्टोबैसिलस। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें, मजा आ जाएगा। अच्छा, हमको बैक्टीरिया से मतलब है या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट एंजाइम से मतलब है। जिस तरीके से वो मेरे से मतलब नहीं था, किससे मतलब था, इंसुलिन से, उसी तरीके से इंसुलिन क्या है, एंजाइम है या प्रोडक्ट है, उसी तरीके से किसी बैक्टीरिया से मतलब है, अरे ये एंजाइम बैक्टीरिया बनाए, घोड़ा बनाए, गधी बनाए, हमको एंजाइम चाहिए, राइट, आपको क्या चाहिए,
एंजाइम, ये एंजाइम ही दूध को दही बनाएगा। तो अपना जो खेल होने वाला है वो एंजाइम का खेल है। इसका खेल है इसी वजह से कि तुम्हारे शरीर में लगने वाली वैक्सीन घोड़ा बनाता है। तो तुम्हारे शरीर में अभी कोविड की वैक्सीन लगी थी, घोड़े के अंदर बना के दिए, घोड़े निकाल के तुमको लगाई है। तो तुमको घोड़े से मतलब है क्या? तुमको वैक्सीन से मतलब। मेरी बात को समझो, वैक्सीन तो दूसरी चीज हो गई, लेकिन एक बात इसमें इसी तरीके से समझो। इंसुलिन विश्वास नहीं मानोगे, बैक्टीरिया बनाता है, बनाता है, तुमको लगा रहे हैं। देखा होगा इसे लेकर कच्चा जिनको होता है, आपने देखा होगा, मेरी नानी बता। ठीक है, ये जो एंजाइम बना रहा है इसका नाम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम है जिससे होने वाला है। तो जो ट्रेडिशनल तरीके थे, इससे पूरे गांव भर के लिए दही जमाई जाती थी अपने लिए। तो किस पर्पस को सॉल्व करते थे? हाउस होल्ड। किस पर्पस को? हाउस होल्ड पर्पस को सॉल्व करते थे। ठीक है, किस लेवल पर हम इसका इस्तेमाल करते थे? हाउस होल्ड लेवल पर। जैसे तो ये जो ट्रेडिशनल हमने हाउस होल्ड लेवल पर किसका इस्तेमाल करते थे? ट्रेडिशनल बायो टेक्नोलॉजी। हम उसी को यहाँ बायोटेक कहा। अरे भैया, बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया है, किसी ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके तुमने अपना प्रोडक्ट बनाया है, तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके तुमने अपना दही बना लिया, टेक्नोलॉजी नहीं है क्या? कहते तो गैया खुद ही दही बना के रखती नहीं दिखी ना, पनीर में डाल रही। मतलब फंगस, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविस। इसको ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं। क्या वो कहते हैं? ब्रीवर्स ईस्ट। क्यों? क्योंकि बियर बनाने का काम बहुत बड़े हमारे देश के नेता ने बहुत अच्छा गाना गाया था। छोड़ो, वो गा के चले गए बनाकर। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए भी काम आती है। तो इसको बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। क्या? अच्छा, बेकरी में इस्तेमाल होता है। इसका क्या नाम हो गया? सैक्रोमाइसिस सेरेविस का दो नाम। एक तो शराबियों के लिए ब्रीवर्स ईस्ट, और दूसरा क्या है? बेकर्स ईस्ट। कौन सा ईस्ट? बेकर्स ईस्ट। बेकरी में काम आता है तो बेकर्स ईस्ट, और ब्रीविंग इंडस्ट्री, हाँ, वाइन, बियर, और कौन सी होती है? वोडका, टेकीला, और पौवा, देसी पौवा, राइट? कोहिनूर, अलग माधुरी। हाँ, दूर से पता चलता माधुरी पी क्या है, ऐसे मतलब उतनी दूर से महक रहा। जोशीला। चल, ये बात समझ में आ गई। ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया होने की सही है। इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के लिए इस्तेमाल किया ब्रेड, बियर, वाइन बनाने के लिए। ठीक है, दही बनाने के लिए। तो ये ट्रेडिशनल व्यू कम बना, अमाउंट में कम अमाउंट में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडर्न व्यू। पहले दही वही बना खुश होते थे, पहले पढ़ा है दही बना रहा हूँ। अब देखना अब बात आती है इंडस्ट्रियल स्केल। क्या? इंडस्ट्रियल स्केल। यहाँ पर इस्तेमाल होती है मॉडर्न बायोटेक। इस्तेमाल होती है मॉडर्न बायोटेक। ठीक है, मिल्क का इस्तेमाल करते हैं और बड़ी लेवल पर इंडस्ट्री में दही बना रहे हैं। घर पे नहीं, कटोरी में दही बना रहे हैं, इंडस्ट्री में दही बना रहे हैं।
तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म लिया गया उसके जो जीन है उसको क्या किया गया, मॉडिफाई। क्या किया गया? तो जो जीएमओ कहते हैं इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। और मजेदार चैप्टर है मिल्क का बनाने के लिए, या मान लो ब्रेड बनानी हो, कर्ड बना लिया, क्या बना लिया? कर्ड बना लिया, ब्रेड बना लिया, या वाइन बना लिया। इसका इस्तेमाल करके जीएमओ, ठीक है, इसका इस्तेमाल करके जीएमओ। तो जीएमओ का इस्तेमाल करके जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके क्या बना लिया, जो है बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल स्केल कर लिया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे खेल में रब कर दूं? हो गया बेटा? ठीक है, समझ में आ रही है? लैंग्वेज समझ में आ रही है? एकदम कंफर्टेबल हो? ठीक है। हाँ बेटा? चलो अब पूरे खेल में हमको किससे मतलब था? तुमको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से मतलब था या लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम से मतलब था? से मतलब था? हम लोग कॉन्फिडेंट होना इस बात से। तो हम डीएनए से मतलब नहीं, गधे का है, घोड़े का है, सुअर का नहीं मतलब। डीएनए क्या बनाता है? mRNA। इसका मतलब क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? mRNA से प्रोटीन बनाने के बाद क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं? ठीक है। और प्रोटीन में अच्छा जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं सब क्या होते हैं? अरे तुम्हारी बॉडी क्या बनाती है? प्रोटीन। हमारी बॉडी क्या बनाती है? प्रोटीन। क्यों? तुम्हारी बॉडी में कुछ भी बनना है तो तुम्हारे जीन में जो लिखा होगा उसका ऊपर क्या आरएनए बनेगा, और उसी आरएनए को ट्रांसलेट करके क्या बनेगा? प्रोटीन। तो तुम्हारी बॉडी क्या बनाती है? प्रोटीन। क्या बनाती है? प्रोटीन। और तो एंजाइम क्या है? प्रोटीन। मसल क्या है? प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी क्या बना रही है? प्रोटीन। अच्छा प्रोटीन किन चीजों से मिलकर बना है? अमीनो एसिड। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? तो दाल जो खाते हो, पनीर खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, ये खा रहे हो तो ऐसा थोड़ा है कि चिकन का मांस खाया, मांस निकल करके वो जो मांस का टुकड़ा खाया लेग पीस जाकर के लेग में लग गई। ऐसा हो रहा है क्या? पता चला मेरा यहाँ हाथ कट गया, यहाँ चिकन का मांस लगा दिया, लो बन गया अपना मांस। ऐसा हो रहा है क्या? अरे वो भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन बॉडी कहेगी यार तुम्हारे हिसाब की प्रोटीन थोड़े लगाएंगे, अपने हिसाब की लगाएंगे। किसकी लगाएंगे? अपने हिसाब की। मतलब ये मैकेनिक है, और मैकेनिक कहेगा ऐसा मैं शोरूम से लाके गाड़ी रख दी तो मैकेनिक वो गाड़ी थोड़े चलाएगा। हमने बनाई, हमको इसकी जरूरत ही नहीं। हमारी गाड़ी में टायर जो है बड़े होने चाहिए, पल्सर में छोटे टायर। कह रहा नहीं मैं ट्रैक्टर की लगाऊंगा। मेरी बात को समझो, क्योंकि उसको खेत में चलानी है साइकिल, अपनी बाइक। क्या बतानी? अपनी बाइक उसको खेत में चलानी है। तो नहीं माने उसका पल्सर की छोटी छोटी टायर लगाने का, नहीं मैं ट्रैक्टर की लगाऊंगा, वो अच्छी लग रही है। ट्रैक्टर की टायर लगा चला रहा हूँ, उसको एवरेज कम मिल रहा है। मान लो उसको जो है एवरेज कम मिल रहा, तो तुमने प्लैटिना एक बाइक के सुना होगा, उसका नाम 107 किलोमीटर का एवरेज। ऐसा लिख के आता है ना 102 किलोमीटर का एवरेज पर लीटर। मेरी बात अरे जो भी हो बात समझो, 70 ही मान ले। अब मेरी बात को समझो, वो कह रहा है यार हमको खेत में चलाना, ज्यादा देर चलाना, नई गाड़ी में प्लैटिना का लगेगा, लगा दिया। प्लैटिना नहीं खरीद रहा क्योंकि खेत में चलानी है, ट्रैक्टर की टायर चाहिए। तो क्या रहा है? और ये रहा है आपकी बॉडी। आपकी बॉडी क्या करती है? आपकी बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए, और बाहर से जो आप प्रोटीन, तुम काजू खा रहे हो, तुम बादाम खा रहे हो, और तुम्हारी बॉडी मसल बना रही है उससे। अजीब सी बात नहीं है? कैसे बना रही है? जब तुम प्रोटीन खाते हो, जब वो खाते हो क्या करते हैं, तुम मान लो दाल खा ली,
दाल में जो प्रोटीन है वो टूट गई, क्या हो गई? टूट गई अमीनो एसिड, इसमें टूट गई अमीनो एसिड। तुमने काजू खाया, कच्चा बादाम खाया, उसका प्रोटीन अमीनो एसिड पड़ा हुआ है। अब तुम्हारी बॉडी को चाहिए कि अरे यार हमको ग्लाइसिन चाहिए, क्या चाहिए? अमीनो एसिड 20 तरीके की होती है, दो पार्ट में होती है, इसेंशियल अमीनो एसिड होती है। अच्छा एक बात बताना, तुम्हारी मम्मी कभी भी शॉपिंग करने जाती है, सब्जी मतलब राशन की तुम्हारे साथ नहीं है, तो कभी तुमने मम्मी को बनी बनाई रोटी खरीदते देखा? क्या खरीदती है मम्मी? आटा। क्या खरीदती है? आटा, ठीक है। या तुमने अपनी मम्मी को कभी जो है मैदे वाली बहुत सारी नमकीन बनती है ना, तो वो प्रेफरेंस देती है मैदा, हम खुद ही बना लेंगे, नमक पारा बना लेंगे, ये बना राइट, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? अच्छा कभी तुमने देखा भी होगा तो रेस्टोरेंट में मम्मी के साथ पापा के साथ, मम्मा के साथ जाओगे तो बहुत सीन होगा। अगर आप मम्मा के साथ रेस्टोरेंट गए और वहाँ रोटी लिखी 20 रुपए की एक, भाई इतनी महंगी रोटी, मैं तो घर पे 1-2 रुपए में बन जाती रोटी, बताओ इतना लूट मचा रखी है। ऐसे बोलती मम्मी सीधे शब्दों में, ऐसे लूट मचा रखी है कि क्या बताएं। 25 रुपए की रोटी, इतनी तुम्हें 5 रोटी बना देती। नहीं सुना ये सब? 40 रुपए का आटा लाती 3 किलो रोटी बना लेती। ऐसा नहीं हो मैं एक बात कह रहा हूँ। तो कहने का क्या मतलब है कि जो प्रोटीन है दो तरीके की, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। मतलब तुम्हारी मम्मी उसी आटे का इस्तेमाल करके रोटी भी बना सकती है, पूड़ी भी बना सकती है, पराठा भी बना सकती है। और अगर तुमको लेना हो तो रोटी अलग खरीदोगे, पूड़ी अलग खरीदोगे, पराठा अलग खरीदोगे। कहने का क्या मतलब है? अब ये दो तरीके, जैसे तुम्हारी मम्मी कभी भी पिज्जा का बेस बना सकती है क्या? नहीं, पिज्जा का बेस, मम्मा को पिज्जा महंगा नहीं लगता, ये सच है। देखो आप ही या आपके पेरेंट्स को वो चीज महंगी लगती है जो चीज वो बना नहीं सकते। आपको भी वो चीज महंगी लगेगी जो चीज आप नहीं बना सकते, सॉरी सस्ती लगेगी। वो महंगी लगेगी जो आप खुद बना सकते हो। जो काम तुम खुद कर सकते हो वो दूसरा करेगा महंगे रेट पे, तुम बता दोगे ना अरे इतने में इतना बहुत महंगा बता रहा, इतने में तो इतने में ही बना दूंगा, ऐसा होता है ना। और आपके तो यही बात समझो, आपकी मम्मा पिज्जा का बेस नहीं बना सकती, फैक्ट्री में बनता होगा बेकरी के, तो उनको वो महंगा नहीं। मम्मी को कभी केक महंगा लगता है क्या? अरे हम तो 50 रुपए में केक बना लेते, कभी सुना है क्या? नहीं सुना ना। लेकिन मम्मी को रोटी पराठा सब्जी महंगी लगती है, नहीं चलो तुम घर में पूरा घर खाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि जो चीज वो बना सकती है उनके लिए इम्पोर्टेंट, ऐसी चीज जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन एसेंशियल कहते हैं। और जो चीज इम्पोर्टेंट है वो क्या कहते हैं? इसीलिए ग्रोसरी को इंग्लिश में आजकल फ्लिपकार्ट वाले लिखते हैं इसेंशियल्स। देखा है एक सेक्शन होता है इसेंशियल्स, क्या क्या आता है काम की चीजें, जब खोलोगे ऐप खोलोगे तो इसेंशियल्स क्या क्या आता है, समझ में आई बात? मेरी इस बात से समझ पाए? प्रोटीन अमीनो एसिड 20 तरीके के, 10 इसेंशियल 10 नॉन एसेंशियल। एसेंशियल को याद करने का एक तरीका वीआईपी फॉर्मूला, वैलिन आइसोल्यूसिन, ठीक है, फेनाइलएलनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, ल्यूसीन और मेथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सब आ जाएगा, ये सब मत सोचो, ऐसे याद होगा, सब आ जाएगा। ये सोचो कि कितना कुछ सीख सकते हो, इतना आ जाएगा तो तुम क्वेश्चन चल जाएगा। एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल क्लास 11 में, मैं जो भी बात बोल रहा हूँ पहले की सब चीजें हैं इसलिए तो बोल ले रहा हूँ और तुमको लगा पता नहीं क्या बता रहा है, नहीं समझ आ गई? तो वो ये अमीनो एसिड में जो जो काम किए उसको उठाया और एक नए तरीके की प्रोटीन बना ली, फिर कुछ उठाया और नए तरीके की प्रोटीन बना ली। अलग अलग तरीके की तुम प्रोटीन खा रहे हो। दाल में मैं बात करूँ कि दाल में मेथियोनिन नहीं होती, लेकिन हो सकता है कि पीनट में मूंगफली में होती हो, तो वहां से मेथियोनिन निकाल लिया, दाल से ग्लाइसिन निकाल लिया, कहीं से आर्जिनिन निकाल के एक नई प्रोटीन बना के दे दिया। लो भैया, अब प्रोटीन ही क्या है? एंजाइम। क्या है? और एंजाइम का काम क्या है? केमिकल रसायनिक प्रतिक्रिया करना, बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है। एक बात बताए, तुम्हारी बॉडी में जितनी प्रोटीन है वो सिर्फ इसलिए एंजाइम बनने के लिए। एंजाइम क्या कराती है? रिएक्शन, और रिएक्शन से बाद क्या बनेगा? प्रोडक्ट।
बात समझ आई? तुम्हारी बॉडी क्या बना रही है? एंजाइम क्या बना रही है? ठीक है, तो ये प्रोटीन हम क्या कहते थे? एंजाइम। अच्छा, केवल एक ऐसा एंजाइम है जो न्यूक्लिक एसिड है, दैट इज आरएनएज। आरएनएज एक एंजाइम है, लेकिन है वो क्या? न्यूक्लिक एसिड। बाकी जितने भी एंजाइम है सब क्या होते हैं? प्रोटीन। अच्छा, मॉडर्न बायोटेक देखो, तो उसमें मैंने कुछ GMO लिखवाया था, उसके नीचे कुछ और भी लिखवाना है, ठीक है? क्या करना? साइड और बायोटेक का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो लिखो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। IVF सेंटर का नाम सुना है ना? इंदिरा IVF सुना है? टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है किसी ने? टेस्ट ट्यूब बेबी सुना है? हाँ या ना? अच्छा, कभी ये सुना है कि हॉस्पिटल बच्चा हुआ, गए थे जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी हुआ? नहीं सुना? ये सब अच्छे जल्दी लग बोलते हैं, अभी भी नहीं सुना? और दिल्ली गए थे, बच्चा नहीं हुआ 9 साल से, गए दिल्ली, वहाँ मोहल्ले बुआ नहीं होती है, इनको सब पता होता है। अरे भाई इनके तो लड़का नहीं हुआ, इनके 9 साल शादी कोई गया नहीं, दूसरी शादी कही ले, ऐसे ही सुना हो? क्या कराते हैं? IVF कराते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर्स होते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है? ऐसा जरूरी नहीं कि औरत में ही दिक्कत हो तो ही टेस्ट ट्यूब बेबी, लड़के में भी दिक्कत होती है। हाँ, ICSI कराते हैं, ठीक है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म कमजोर रहता है, तो ज़्यादातर बच्चा नहीं होता तो भी जो है लेडी के ऊपर लगा देते हैं कि लड़की को दिक्कत थी। होता है? किसी की जानत नहीं है? अच्छा लग रहा है, ठीक है? मेरी बात को समझो, ये काम जो है बच्चे पैदा करने वाला फर्टिलाइजेशन वाला काम लैब में हो रहा है। कैसे हो रहा है? फीमेल की ओवरी से क्या निकाल लिया? ओवम, और मेल की जो है टेस्टिस से या मेल के जो है स्पर्म निकाल लिया। बताएं मैम? ठीक है, अब मेरी बात समझो, मेरी बात को समझो। ये लो इसको ठीक है? क्या किया? IVF मतलब क्या हुआ? अच्छा, बच्चे पैदा होने में मेन काम होता है स्पर्म और ओवम का, वही सीधे काम की बात में फोकस कर रहे हैं। आदमी औरत की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? करण जौहर का लड़का सोचो अकेले पैदा हो गया। करण जौहर शादी सुने हो तुम लोग? हाँ, अरे करण जौहर तुमको पता ही नहीं करण जौहर लड़का, देखो इसको पता है। हाँ, सलमान खान नहीं कर पाया, तब से लीगल सलमान खान भी चक्कर में थे, लेकिन वो थोड़ा आलस कर गए, तब से गवर्नमेंट ने एक नया लॉ अमेंडमेंट कर दिया कि अकेले लड़का नहीं होगा। हाँ, भगवान कह रहे काहे नियम गलत कर रहे हो? मेल फीमेल दोनों एक ही में है, जानते हो ना? राधा तेरी चुंजी वाले नहीं जानते? नेपोटिज्म, ठीक है? हाँ, वो जो है अलग टाइप के लोग हैं। अब मेरी बात समझो, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है कि मेल से अब अपने को स्पर्म से भी मतलब नहीं, अपने को केवल एक मेल गैमेट मिल जाए, पूरे स्पर्म से मतलब नहीं, एक से मतलब है। तो एक मेल गैमेट चाहिए और एक ओवम, एक चाहिए और 2-4 स्पर्म कर दो, वैसे ही एक से ही काम चलता है, बाकी को एंट्री नहीं लेता। वो दोनों को आया। अब देखो हो क्या, अब इसमें भी कुछ स्पर्म बेचारे कमजोर होते हैं, कई सारे तरीके हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां से सिखाऊंगा, यहाँ पे पता नहीं किसी को सिखा रहा हूं, ये बस तुम लोग का चेहरा देख के सिखा दे रहा हूं। कुछ स्पर्म तो इतने कमजोर होते हैं कि वो बेचारे ओवम सामने है तब भी कुछ नहीं कर पा रहे,
तो इनको क्या करते हैं, ये जो इंजेक्शन क्या है, इंजेक्शन, ऐसे इंजेक्शन लेते हैं और ये इंजेक्शन आता है यहाँ पे पियर्स करता है, यहाँ है देख लो इंजेक्शन है, छेद कर दिए इसको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। अब यहाँ से प्रेशर दे करके इनको यहाँ अंदर दे देते हैं, ठीक है। मेन अब ये दोनों इसमें 23 देंगे डाइट 20 प्लस वाई, और ये है मान लो कि साइज 20 प्लस एक्स होगा, दोनों को जोड़ जोड़ तो कितना होगा, 23 पेयर या 46, पता है ना, ये सब भी पहली बार सुना है, दैट इज 44 प्लस xy, लड़का पैदा हुआ, हां बधाई क्या हुआ, ठीक है। तो ये होता है, मतलब ये आईवीएफ सेक्टर्स में ये तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, इस तरीके से बेबीज होते हैं, ठीक है। तो इस टेक्निक में बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल हुआ ना, इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब लैब, मतलब लैब, और एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, क्या होता है, विवो मतलब बॉडी, बॉडी के अंदर ही करा रहा है, कैसे करा रहा है, किसी का एग लिया, किसी की बॉडी से एग निकाला और फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, दोनों, हां एक्सप्रेस करवाती है, एक्सप्रेस करवाती है, ठीक है। इस मान लो 50-55 साल की औरत है, उनके में एक बंदा बंद हो गया, अभी सिंधु मूसेवाला का इसका सुना होगा, अब उनका लड़का हुआ, सिंधु मूसेवाला सुना, उनके पापा ने अभी 11 साल का बच्चा फोटो तो लाए, मुझे बात तो समझो, उनकी मम्मा की एज आई डोंट नो, बट मैं एवरेज बात बोलूं, जिस हिसाब से वो आदमी 25-30 साल का था, तो मम्मी पापा जब 60 हो गई, राइट। अच्छा चलो मुझे 60 की एज में ओव्यूलेशन होता है क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है क्या, कैसे बच्चा होगा, तो कुछ ना कुछ टेक्निक लगाई, कौन सी टेक्निक, हो सकता है उसकी कोई मौसी हो, बुआ हो, उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक एग को लिया गया, मतलब 30-35 साल की 40 साल की, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, उनका लिया एग, उनकी बॉडी में मेंटेन किया ऑक्सीटोसिन, एफएसएच, हार्मोन वगैरह प्रॉपर दिए जाते हैं, बाहर से दिए जाते हैं, ठीक है। इनके फैलोपियन ट्यूब उनका एग निकाल करके इनके फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। उनके आदमी मरते तक स्पर्म निकलता रहता है, वो नहीं उनका चलता रहता है, ठीक है, हाँ। तो वो तो बेचारे चलो फिर उनका निकाला मिलाया इन विट्रो से, ठीक है। ये बात समझ रहे हो, इस तरीके से कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, इसका दूसरा इस्तेमाल लिखो, फॉर्मेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, सिर्फ अपने मन का, और डिजायर मतलब अपने मन का। तुम लोग ने सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन सुना है सब, सुना है, अरे पूरा मेंटल हाइब्रिड बनाते थे, क्या करते थे, मटर उठाते थे, दाल मिक्स कर देते थे, नई तरीके की मटर हो जाती थी, तो सुना है हाइब्रिड। तो बायोटेक की क्या जरूरत पड़ी अगर हाइब्रिड मिल सकता था, तुम तो सोचो ना, ये काम तो हम हाइब्रिडाइजेशन से भी करा सकते थे, बायोटेक की क्या जरूरत पड़ी। हाइब्रिडाइजेशन से एक प्रॉब्लम ये थी कि जैसे मान लो तुम दो कैरेक्टर चाह रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं कि दोनों कैरेक्टर आ जाए, कभी अनचाहा कैरेक्टर भी आ जाता है, अब ज्यादातर नहीं होता, मतलब एक तुम्हारे मन का, दो तुम्हारे मन का नहीं, तब भी आता है, लेकिन बायोटेक में सिर्फ तुम्हारे मन का है, तो जो भी तुम वैरायटी बनाओगे वो परफेक्ट बनेगी, हाइब्रिडाइजेशन ऐसा अगला है जीन थेरेपी, क्या है, अगला देखो डीएनए वैक्सीन, आज तक सेकंड जनरेशन वैक्सीन होगा, सेकंड जनरेशन वैक्सीन होगा, थर्ड जनरेशन वैक्सीन होगा,
ठीक है, तो ये जो वैक्सीन है अलग अलग जनरेशन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का क्या मतलब है? जैसे तुमने पहले सुना होगा भैया पोलियो ड्रॉप पिलाया पोलियो हो गया, नहीं सुना? उससे बहुत डरते थे, क्या प्रॉब्लम है, क्यों पोलियो ड्रॉप पिलाने में, मतलब वो तो सही करके लिए था, उसी से पानी में पोलियो हो जाता है, सच बात। जैसे तुम लोग कभी बॉक्सिंग सीखी है, कुंफू कराटे देखा है, तो ट्रेनर क्या करता है, सिखाता है, ठीक है? अब बॉक्सिंग सिखा रहा है तो सहना सिखाएगा नहीं, तुम कहीं मिस करोगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन जब तुम्हारा ट्रेनर तुमको सिखाने के दौरान पंच मारेगा, क्या मारेगा? तो इतना तेज मारेगा कि मुंह फूट जाए। लेकिन जब तुम किसी के साथ खेल रहे हो, उस दौरान जो पंच मारेगा इतने ताकतवर होगा कि तुमको निपटा देते। इसीलिए से तुम मारेगा, तुम पकड़ जाओ। लेकिन तुम्हारा टीचर तुम्हारा कोच है, वो मारते समय इतनी ताकत का इस्तेमाल करेगा कि तुमको दर्द जरूर हो, लेकिन चेहरा अच्छा। जैसे कभी तुमने देखा होगा कुछ दीवार पे ऐसे हाथ मारते हैं, तो फिर उनको ये बच्चा हाथ में बोलना दर्द नहीं हो रहा, आप भी खा रहे हो, ऐसे ही नॉट मारा आपको लगा क्या तुम्हारे पास लाइन से तुम खाई चले जा रहे हो। अच्छा समझ क्या ट्रेनिंग से क्या हुआ? ट्रेनिंग के दौरान तुमको दर्द हुआ होगा, लेकिन अब तुम्हारी बॉडी पूरे लेवल के स्ट्रेस को बियर कर लेती है, ये होती है। अगर मान लो ये चले जाए बॉक्सिंग सीखने, क्या सीखने चले जाए, और कोच ने धीरे से मारा सोचा, तब भी इनका चौका टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, टूट जाएगा। यही हुआ। अब जैसे मान लो कोच गया, अब जैसे मान लो पीछे चौका कर दिया, उसको कोच ने मारा, इनके मुकाबले वो सही लगेगा, ठीक है? डॉक्टर को मारता नहीं, वो हो जाता है। डॉक्टर लड़ाई आप लोग देखी नहीं है, वो एक नहीं मारते थे, कहीं लड़ाई हो जाए फिर झूठ आता है डॉक्टर का। मेडिसिन में इम्यूनिटी सबसे अच्छी होती है। मेडिसिन तो कुछ सिखाए इतनी इम्यूनिटी दिखा देगी कि बात इतना है। एक केस हुआ था जीएस म्यूजियम के में 2013 में केस हुआ था। तो वहाँ का एक विधायक था, ठीक है, कानपुर का, और कानपुर के विधायक ने अभी समय जेल में है बोल रहे हैं। उसने क्या किया था, जीएस के मेडिकल कॉलेज के बाहर बच्चे निकलते हैं, कॉलेज के आसपास तो रौला होता है बच्चों का, मतलब हमको बताया कॉलेज जिंदगी होती है। अब वो निकला और ये गाड़ी से जा रहा था, उसने उसको ठोक दिया, उसकी गाड़ी टच हो गया, गाड़ी में उतर गया, और इरफान सोलंकी करके नाम था शायद से, वो गाड़ी खोल करके निकला है और डॉक्टर को जड़ दिया तमाचे। अब डॉक्टर नहीं देखता, फिर भाई तुम नहीं समझ रहे हो, फिर ये होता है बॉस ये हो गया है, ऐसे हो जाते हैं बॉस यहाँ भाई इतना हो गया है, सर ये हो गया। उतने में तो जीएस के फर्स्ट ईयर करके इंटर्न जेआर एसआर आ गए, इतना मारा है, हाँ बहुत बुरा। ठीक है, ये कांड हो गया, अगला भाई विधायक सरकार नहीं सीखी। दूसरे दिन रात में मतलब रात हुई, हॉस्टल के गेट बंद चारों तरफ के, और सब गुंडे घुस गए, बहुत मारा हम लोगों, बच्चों को किसी का नाक तोड़ दिया, बच्चे डॉक्टर कूलर में कोई बैठा है। ये हंसने की बात आप ये सोचो ना कि कितना वो है कि अब डर देखो, मतलब आप कोई चीज कितना मतलब स्केरी है ये। और पूरे इंडिया में 7 से 8 दिन लगातार पूरे इंडिया का कोई मेडिकल कॉलेज काम नहीं किया, सारे डॉक्टर्स स्ट्राइक पे थे पूरे इंडिया की। छोटा मोटा बात है, कहते हैं यूनिवर्सिटी में ऐसी यूनिटी होती है। एक कॉलेज का यूनिवर्सिटी कॉलेज का वो जो है सरदार पूरा इंडिया खड़ा हो गया डॉक्टर्स में,
इस लेवल का काम होता है मेडिसिन में। धरे सब कुछ हुआ, लेकिन इस चीज को आप समझिए, यही आपको कॉलेज बहुत बेहतरीन जिंदगी होती है। ये वाली ये सब नहीं जी पाएंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूँ खुले में, जो मेडिसिन की लाइफ है ना, वो जीने के बाद समझ में आती है। ठीक है, चलो जियो को बहुत मजा आएगा, जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है, डीएनए वैक्सीन सुना होगा, पेशेंट से लड़ाई हो जाए, पेशेंट घर में मार रहा है, यही सब होता है। यही सब होता है सच में। मरीज सिर्फ एक टेंशन से आता है कि वो मरीज का जो शागिर्द है उसको ये लगता है कि वही प्रॉब्लम में है, और दिन भर प्रॉब्लम देख के डॉक्टर प्रॉब्लम में आ जाता है। कभी क्या होता है पेशेंस लूज कर देते हैं। अक्सर किसी से बहुत प्यार कर रहा है और वो वहाँ चीख रहा है, तुमसे रहा नहीं जाएगा। ऐसी बात है, हमारा है कि अरे यार मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है, वो पता नहीं कितने आपको देख रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि वो नहीं मैनेज हो पाता, तो लड़ाई हो जाती है, फिर वो भयंकर हो जाती है। ठीक है, डीएनए वैक्सीन नोट करो। अब वैक्सीन के बारे में बता रहा था कि पोलियो की वैक्सीन पढ़ाई पोलियो हो गया, तो मैंने क्या बोला था, कोच तो इनको सिखाने की नीयत से मारा था ना, ये नहीं पढ़ के इनकी गलती, ये कमजोर थे। क्या थे? तो पहले इसी तरीके वैक्सीन एक तरीके का सबसे कमजोर पैथोजन है। पैथोजन का मतलब होता है विनाशकारक, हाँ, बाहर की चीज नुकसान करता है। ठीक है, मतलब कोच का वो घुसा इन्हीं की जान ले, तो कोच इनका दुश्मन हो गया ना। कोच भी तो तुमको मार के ही सिखा रहा है ना। कोच भी तो तुमको, अरे तुम्हारा दुश्मन ज्यादा तेज मारेगा, कोच तुम्हारी दर्द होगा ना। इसी तरीके से वैक्सीन तीन तरीके की इस्तेमाल की गई। लिख लो, सीख लो, पढ़ी रहे तो लिख ही लो। वैक्सीन तीन तरीके की रही है। फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, एक हो हमारी सेकंड जनरेशन, और एक होगी आपकी थर्ड जनरेशन वैक्सीन। फर्स्ट में क्या होता है, नॉर्मल या एटेन्यूएटेड, नॉर्मल या एटेन्यूएटेड वायरस या बैक्टीरिया लिया जाता था। सेकंड जनरेशन में क्या होता था, इस्तेमाल किया बायोटेक का। ऐसे कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। आज के टाइम पे जो तुमने कोविड की वैक्सीन इस्तेमाल की वो किस बेस थी, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। तुम लोगों ने सुना भी होगा कि जो इंडस्ट्रीज जो कंपनियों ने बनाया था वो सारी बायोटेक की कंपनियां हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट NANT डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, और तीसरी हो गई सिंथेटिक वैक्सीन, ये सबसे एडवांस है। ठीक है, सबसे एडवांस है सिंथेटिक वैक्सीन। बात समझ में आ गई? सबसे पहले बायोटेक के बारे में इनिशिएटिव लिया था अमेरिका, यूरोप, रसिया, इन जैसी कंट्रीज ने जो है ये एक इनिशिएटिव लिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। EFB, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में वही सारी चीजें पढ़ेंगे। और आज मुझे लगता है इतना होगा कि बहुत अच्छे से हम लोग सीखने वाले हैं। विश्वास आज पढ़ाने वाला को मजा आ जाएगा। एक बात बता दे रहा हूँ, मैं जिन चैप्टर का नाम ले रहा हूँ सुन लो। एक यूनिट है बायोटेक, एक यूनिट है जेनेटिक्स, जो बायो की सबसे टफ है। मैं तुमको विश्वास से बता रहा हूँ, एक बार सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रहेगा। उसको एक ही बार रिवाइज करोगे और सारे क्वेश्चन सही होंगे। और जितने फॉर्मूले वाले क्वेश्चन हैं, मतलब जिसमें डेज, डेट, ईयर, साइंटिस्ट का नाम, वही आपको बार-बार एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। ये जितने भी कॉन्सेप्ट वाले हैं ना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो कराऊंगा वो आ जाएगा। थैंक यू।